सभी को जय हिंद। मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज बेहद खास वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम निःशुल्क उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे वास्तविकता में बोर्ड को लेकर सीरियस हैं और वास्तविकता में अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को टॉप रैंक में देखना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने स्टार्ट किया है मौका बैच। और आप जो भी बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई के लिए वो प्लीज़ इस बैच से जुड़े रहिए। और कोई भी डाउट आता है तो मैं हर बार कहता हूं कि मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है। लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल को बिल्कुल मत जाइएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बनने से पहले हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी तक आदमी पहुँचा कैसे। भाई, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बहुत पुराने समय में जाऊं तो पुराने समय में बिजली जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, यानी कि किसी को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी का भी आविष्कार किया जा सकता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उस वक्त लोग कैसे काम चलाते थे? उस वक्त लोग काम चलाते थे आग से। जब किसी ने पहली बार आग का आविष्कार किया होगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी चीज़ थी अपने आप में, है ना। तो फायर का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे हम डेवलप्ड हुए, हमारी सोच डेवलप्ड हुई और आदमी ने धीरे धीरे उन चीज़ों को भी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया जो चीज़ें अब तक सभी लोगों के सामने नहीं आई थी। तो उन्हीं में एक सबसे बेसिक थी जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी की गई, देखा गया कि दो चार्ज ऐसे हैं जो या तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या एक दूसरे को दूर कर देते हैं। तो इनको कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इन्हें क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट से आविष्कार होना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम चार्ज को पढ़ेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिसिटी पर पहुंचे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनने में सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा योगदान था वो चार्ज का था। चार्ज की डिस्कवरी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट पर भी डिस्कवरी की गई और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को आपके सामने लाया गया। अगर हम आज देखें तो हमारे पास हमारी लाइफ के हर एक कंफर्टेबल चीज़ हमारे पास है। हम एक स्विच दबाएं तो एक स्विच पर हमारी पूरी दुनिया चल जाती है ना। आप एक स्विच खोलिए तो टीवी चल जाता है, आप एक स्विच खोलिए तो फैन चल जाता है, आप एक स्विच खोलिए तो आपका बल्ब जल जाता है, आप एक स्विच खोलिए तो आपका एसी, रेफ्रिजरेटर, न जाने कितनी सारी डिवाइसेस, कितने सारे कंफर्टेबल अप्लायंसेस हमारे आसपास इस समय हैं। तो सोचिए, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था उनके पास तो ये सब कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन आविष्कार करके उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को वो कंफर्टेबल जोन दिया जिस जोन को आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, तो इंजीनियरिंग जो होती है ना, यानी कि इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग का मतलब ही यही होता है कि आपकी लाइफ को कंफर्ट करना होता है। ठीक है, लोगों की ये धारणा है कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, वो होते हैं। गलत सोच, ये समाज की सबसे बड़ी गलत सोच है। मैं आपको बता दूं, अगर समाज आज कंफर्टेबल जोन में जी पा रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स। तो नेवर डिसरेस्पेक्ट द इंजीनियर्स ऑफ योर कंट्री। हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए इंजीनियर्स की, क्योंकि इंजीनियर्स ही वो लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है। आप आज कंप्यूटर चला पाते हैं बिकॉज ऑफ इंजीनियर, आप पंखे में की हवा ले पाते हैं बिकॉज ऑफ इंजीनियर। ठीक है, क्योंकि सोचने वाला भी तो कोई चाहिए था, तो वो सोचने वाला इंजीनियर था। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो पुराने समय में जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी तो उस समय एक डिस्कवरी होती है चार्ज की, और इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज की। मैं देख लेता हूँ, देखो कहीं इस पर वो तो नहीं पड़ रहा, लाइट तो नहीं पड़ रही। हाँ चलो, वैसे विजिबल है, लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा लाइटिंग का ऐसा ही है तो इसलिए यार थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लो, बाकी मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज का जैसे ही डिस्कवरी होती है, आविष्कार होता है, तो चार्ज के बारे में दो बातें पता चलती हैं कि या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या फिर चार्ज नेगेटिव हो सकता है। या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या फिर चार्ज नेगेटिव हो सकता है। अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आई वो यही प्रॉपर्टी आई कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आने की बजाय दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो उसको रिपेल कहा जाता है, यानी कि रिपल्जन कहा जाता है। लाइक चार्जेस का मतलब हो गया सेम चार्जेस। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होने की बजाय ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी है चार्ज की कि सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं आएगा।
सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेम आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की बातों को हमेशा काटते ही काटते हैं। क्यों? क्योंकि सेम थिंकिंग वाले लोगों के विचार एक दूसरे से कभी नहीं मिलने के, है ना। तो इसलिए ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर एक व्यक्ति कोई पॉजिटिव है और दूसरा कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, बल्कि ये उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जिस पर ये अपनी सोच को थोप सके। तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते। ऐसे ही कभी भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि लाइक चार्जेस कभी भी एक दूसरे की तरफ क्या नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि दोनों क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं। रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिपल्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो अट्रैक्ट करने की बजाय दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे। ठीक है, दूर कर दे। ऐसी अगली बात करें तो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आप कहेंगे ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। ये चार्ज की दो प्रॉपर्टी हैं जिस पर पूरे चार्ज का फंडामेंटल डिपेंड करता है। तो चार्ज क्या है? वास्तविकता में चार्ज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज एक अपने आप में हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो आप बेसिकली क्या कहोगे कि चार्ज दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं कि क्या सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो नहीं, सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी यही कहती है कि सेम चार्जेस नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, बल्कि सेम चार्जेस इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यानी कि जो सेम चार्ज होंगे या लाइक चार्ज होंगे वो कभी भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बात करें अनलाइक चार्जेस की, यानी कि डिफरेंट चार्जेस की, तो जितने भी डिफरेंट चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि आकर्षित होंगे। ठीक है, ये चार्ज की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी और प्रॉपर्टीज़ पर भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज में, तो मैं आपको बताऊँ, देखो आपने केमिस्ट्री में सभी ने पढ़ा है एटम, सभी ने पढ़ा हुआ होगा एटम। ठीक है, अब आप जानते हैं एटम सबसे छोटी स्ट्रक्चर है, पार्टिकल की अगर सबसे छोटी स्ट्रक्चर है या सबसे छोटा कोई मैटर की स्ट्रक्चर है तो वो एटम है। इस एटम के 3 एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है E और उसके ऊपर नेगेटिव लगा हुआ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में कैसा चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन P से डिनोट किया जाता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन अपने आप में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। अब आप देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को दिखा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप अपनी एटम की स्ट्रक्चर को ध्यान में लाइए। आप सभी ने देखा है कि जो एटम होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें क्या रिवॉल्व करते हैं, तो आप सभी जानते हैं इनमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन घूमते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये आपका है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी प्रोटॉन और एक आपका होता है न्यूट्रॉन। अब आप जानते हैं कि जितने भी प्रोटॉन हैं वो तो सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉजिटिव है और दूसरा न्यूट्रल है तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया? आप कहेंगे न्यूक्लियस का चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब आप समझ गए कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो कभी भी इस ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का पूरा केंद्र किस पर होता है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन्स का पूरा केंद्र न्यूक्लियस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो यही प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर भी लिखी है कि अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखिए एटम की स्ट्रक्चर में भी तो आपको यही देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिट से बाहर नहीं जा रहा।
ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ ही क्यों झुका हुआ है, इसलिए झुका हुआ है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जिसकी वजह से दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब जो जितना ज़्यादा पास होगा उसका अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जितनी शेल दूर करते चले जाओगे वो अट्रैक्शन उतना कम होता चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो वो सबसे आखिरी वाली शेल से होता है, जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्री हो जाता है क्योंकि उसका न्यूक्लियस से दूरी या डिस्टेंस ज़्यादा होती है बाकी शेल्स के मुकाबले, तो इसलिए उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी शेल्स के मुकाबले कम होता है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन को या तो फ्री किया जा सकता है या वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रीज़न हो गया आपका एटम की तरफ। तो अब आपने क्या पढ़ना है, आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के पढ़े, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाले, बल्कि अगर अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे तो अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ज की दो प्रॉपर्टी आप सभी को समझ आ गई। अब चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी को आपको समझना होगा कि चार्ज इज ऑलवेज, ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज इन एडिटिव नेचर। ये हमेशा किस नेचर में होता है, एडिटिव नेचर में होता है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है, एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है, सपोज करो ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, मैंने आपसे कहा इस बॉडी पर बहुत सारे चार्जेस को ट्रांसफर किया गया। देखो ये सारे चार्जेस को आपने क्या किया गया, ट्रांसफर किया। सपोज करो इधर से आपका एक चार्ज आया, इधर से आपका दो चार्ज आया, इधर से आपका 3 आया, इधर से आपका -4 आया, इधर से -5 आया और इधर से -6 आया। जब बहुत सारे चार्जेस इस बॉडी पर ट्रांसफर करे गए तो इस बॉडी का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट का मतलब क्या होता है, टोटल। तो अब इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा एडिटिव नेचर का होगा। एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होते हैं या कोई भी बॉडी से चार्ज को निकालकर दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसे केस में हमेशा जितने भी चार्जेस होते हैं उन सभी को आपस में ऐड कर दिया जाता है विद इट्स नेचर, उसके नेचर के साथ उसको ऐड किया जाता है। नेचर का मतलब क्या है, दो ही चार्ज हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ये तो सारे आपके पॉजिटिव चार्ज है जबकि ये सारे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐड कैसे करेंगे, आपके लिए एक चार्ज प्लस दो चार्ज प्लस 3 चार्ज ऐड करा, फिर आप अगला भी ऐड ही करेंगे लेकिन उसको उसके नेचर के साथ करेंगे, यानी कि माइनस का माइनस क्या है, माइनस यहाँ पर दिखा रहा है चार्ज का नेचर, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही प्लस माइनस का 5 एंड प्लस माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 6, कितना हो गया 6 5 4 9 9 6 15, यानी कि माइनस का 15 और आंसर आएगा माइनस का 9 कूलम। हालांकि मैं भी ऐसा यूनिट को इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं भी आपको ऐसा यूनिट बताने वाला हूं। तो चार्ज जो आपका होता है, यहां पर जो आपका नेट चार्ज निकल के आया वो -9 निकल के आया। माइनस यहां पर केवल क्या बता रहा है कि ये जो 9 के 9 चार्ज यहां पर बने हैं ये सभी के सभी नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसकी वजह से ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी कि अगर अब ये किसी भी नेगेटिवली अदर चार्ज बॉडी के संपर्क में आई, अगर ये किसी भी दूसरी ऐसी बॉडी के संपर्क में आई जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉडी उसके साथ कभी भी अट्रैक्शन नहीं करने वाली, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। पर क्या हो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसी को चार्ज की प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर में होता है। चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर में होता है। ठीक है, आइए अब चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आप सभी के स्क्रीनशॉट लेते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी होती है कि इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। चार्ज कभी भी खत्म नहीं होता, चार्ज कभी भी बनाया नहीं जा सकता, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। और कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। जैसे सपोज करो कि इस बॉडी के पास +5 चार्ज है और इस बॉडी के पास प्लस के कितने चार्ज चले जाए, 15 चार्ज है। अब कौन सी बॉडी किस पर ट्रांसफर करेगी, तो आपको पता है हाईयर कंसंट्रेशन से चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी कि यही बॉडी इधर ट्रांसफर करेगी। और कब तक ट्रांसफर करेगी, जब तक दोनों बॉडी आपस में किसमें नहीं आ जाती, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। यानी कि जब तक दोनों बॉडी के बीच में सेम चार्जेस का ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज ट्रांसफर होता ही रहेगा। तो आप कहेंगे थोड़ी देर बाद ये 15 जो है घटकर हो जाएगा +10 और थोड़ी देर बाद ये +5 जो है बढ़कर हो जाएगा +10, जिसकी वजह से दोनों बॉडी पर चार्जेस इक्वल हो जाएंगे और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और बॉडी पर कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो चार्ज किसी भी बॉडी में कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक ट्रांसफर होता है जब तक चार्ज दोनों बॉडी क्या नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो इसलिए चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि मास ना तो कभी बनाया जा सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। सेम ऐसे ही आप कभी भी चार्ज को ना बना सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में बॉडी को नहीं ला देता तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, ये चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज इज नेवर क्रिएटेड और नेवर डिस्ट्रॉयड, ना इसको कभी बनाया जाएगा ना इसको कभी खत्म किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चार्ज की अगली प्रॉपर्टी पर। चार्ज की जो ये प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब किसी भी बॉडी में आप चार्ज को ट्रांसफर करोगे, जब किसी भी बॉडी में आप चार्ज को ट्रांसफर करोगे देन इट शुड बी इंटीजर, वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होगा। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि बॉडी पर 2.5 चार्ज ट्रांसफर कर दिया, बॉडी पर 2/3 चार्ज ट्रांसफर कर दिया, नहीं, इट शुड बी इंटीजर वैल्यू, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। आपसे बॉडी पर ये कहा जाएगा कि बॉडी पर 100 चार्ज ट्रांसफर किए गए, बॉडी पर 200 चार्ज ट्रांसफर किए गए, बॉडी पर 150 चार्ज ट्रांसफर किया गया, बॉडी पर 500 चार्ज ट्रांसफर किया गया। चार्ज का नेचर क्या होगा वो डिसाइड नहीं, वो तो बाद में डिसाइड होगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आप नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर करोगे तो वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। इससे क्यों किया जाता है, क्यू से। आप छोटा क्यू भी बना सकते हैं, बड़ा क्यू भी बना सकते हैं, लेकिन जिस सिंबल को आप एक बार बना रहे हैं अब उसी सिंबल को आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। कुछ किताबों में आपको छोटा क्यू मिलेगा, कुछ किताबों में आपको बड़ा क्यू मिलेगा। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है Ne प्लस माइनस Ne, प्लस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्लस किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और माइनस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां पर जो क्यू है, यहां पर जो आपका क्यू है इट इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बात करें एन की, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों ही बात हो सकती है। अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव है तो प्रोटॉन्स है। और ई की बात करें तो ई जो होता है ये बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि चार्ज जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उसकी एक बेसिक वैल्यू है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है या प्रोटॉन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी एक बेसिक वैल्यू आप याद कर लीजिए। बेसिक वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करें चार्ज की तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है,
चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। कूलम साइंटिस्ट थे और इन्हीं साइंटिस्ट ने किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगाया जा सकता है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर होगा, उस फोर्स को इन्होंने कैलकुलेट किया था। तो इसलिए चार्ज को डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है, जो एसआई यूनिट का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? कूलम को। कूलम साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट रखी गई है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप में से कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए, स्केलर और वेक्टर दो तरीके की क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं। आप पहले उसको नोट कीजिए, फिर मैं स्केलर और वेक्टर पर डिस्कस करता हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जब किसी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, देन इट शुड बी अ इंटीजर वैल्यू। वो एक इंटीजर वैल्यू की फॉर्म में ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ये कहेंगे कि 100 चार्ज ट्रांसफर हुआ, लाख चार्ज ट्रांसफर हुआ, 10 लाख चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो जब चार्ज किसी भी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो एक इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होना चाहिए। चार्ज का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला है क्या? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस इज स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन एंड माइनस इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है अगर नेगेटिव के लिए है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकता है अगर पॉजिटिव के लिए है। ई क्या है? ई किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सबसे बेसिक जो यूनिट होती है ये वो है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज जितना ही होगा या किसी भी प्रोटॉन का बेसिक चार्ज जितना ही होगा। इससे नीचे नहीं पॉसिबल है, इससे ऊपर हो सकता है, इससे नीचे पॉसिबल नहीं है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है या किसी भी प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, ठीक है। कोई भी चार्ज, जितना भी चार्ज होगा, चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी में होगा। चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी में होगा, ठीक है। अब देखिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ते हैं। अब हमारे पास दो क्वांटिटी आती हैं निकलकर। एक क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। जबकि अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस पर मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी में बात करूं तो एग्जांपल के तौर पर वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स होता है, फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होता है। वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होती है, वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होती है। टॉर्क हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी में आपका क्या क्या हो सकता है? देखिए, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी में होती है ना। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी में होती है। ऐसे ही चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी में होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटी में होता है। इलेक्ट्रिक करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटी में होता है। और बहुत सारी यूनिट ऐसी होती हैं जिनके केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू तो होगी, उसकी वैल्यू तो होगी। आप सभी को पता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, पर आप कोई भी ये नहीं जानता कि लाइट की डायरेक्शन क्या होती है। तो जब आप लाइट की केवल और केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जानते हो, उसकी कैलकुलेटिव वैल्यू को जानते हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन को नहीं जानते, तो इसका मतलब जो स्पीड हो गई वो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी और स्पीड में यही तो अंतर है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड कैलकुलेट होती है डिस्टेंस को लेकर, जबकि वेलोसिटी कैलकुलेट होती है डिस्प्लेसमेंट को लेकर। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी कवर्ड करती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वो पाथ होता है जो शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। तो जब आप शॉर्टेस्ट पाथ की बात करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाओगे। तो वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में आती है और स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी में आती है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ यहाँ से अमेरिका की दूरी कितनी है, यहाँ से यूरोप की दूरी कितनी है, तो आप इसकी दूरी तो बताएंगे, लेकिन अगर आपको इसकी डायरेक्शन नहीं पता, दैट मीन्स वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपको दूरी भी पता है और आपको वहाँ के जाने का रास्ता भी पता है, आपको वहाँ की डायरेक्शन भी पता है, इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तब आप वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो आपने चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस की बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
और दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि जब किसी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो सभी का सभी उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिस पर बॉडी पर टोटल चार्ज को निकाला जा सकता है। तीसरी आपने पढ़ा कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी कि चार्ज कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ना चार्ज को कभी बनाया जा सकता है, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है? जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। चौथी आपने बात पढ़ी कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज नेचर को रखता है, यानी कि जब किसी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा एक इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू होगी जो एक इंटीजर होगा, है ना। तो इंटीजर वैल्यू में हमेशा ट्रांसफ़र होगा चार्ज। और पांचवी आपने बात पढ़ी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका केवल और केवल वैल्यू तो होगा लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। चार्ज की एसआई यूनिट अभी आपको बताई, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी हो चुकी थी तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद बनेगा करंट, और करंट के बनते ही आपके सामने आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी अस्तित्व में आएगी तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आपको और भी पढ़नी है। आपको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस, आपको पढ़ना है ओम्स लॉ, आपको पढ़नी है इलेक्ट्रिक पावर, आपको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अभी पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।